हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर। तो इशू ऑफ डिवेंचर के वैसे दो पार्ट होते हैं हमारी बुक में, जो 12th की बुक है उसके अंदर दो पोर्शन है। पहले पोर्शन के अंदर इशू ऑफ डिवेंचर है और दूसरा है आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर में हम ये देखेंगे कि डिवेंचर को किस तरीके से इशू किया जाएगा, और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में हम जब वापस करते हैं, जब डिवेंचर की रीपेमेंट की जाती है तो उस टाइम पे पेमेंट किस तरीके से करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोगों को इशू ऑफ डिवेंचर का थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन जानना है। तो ये वीडियो बेसिकली जो है इशू ऑफ डिवेंचर के थ्योरी पोर्शन के ऊपर ही है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डिवेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी एक्नॉलेजिंग अ डेब्ट। डिवेंचर जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट है। रिटन डॉक्यूमेंट कोई कंपनी जब डिवेंचर की फॉर्म में किसी पब्लिक से पैसा उठाती है तो उसे एक डॉक्यूमेंट देती है, रिटन डॉक्यूमेंट जो है साइन करके देती है, ठीक है। इशूड बाय कंपनी देती है, ठीक है। एक्नॉलेजिंग एक मतलब इंफॉर्मेशन दे रही है या फिर एक प्रूफ दे रही है कि भाई मैंने तुमसे इतना पैसा लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे इसके फीचर जो है 11th क्लास में बहुत ज्यादा ब्रॉडली बताए गए हैं, बट यहाँ पे हमें नीड है तो हम दोबारा पढ़ते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट होता है एक, तो इशू ऑफ डिवेंचर क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। पीरियड ऑफ रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट, जो डॉक्यूमेंट होगा उसके ऊपर कितने टाइम के लिए इशू किया गया है वो, और उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से ही लिखा हुआ होता है। पीरियड बोरोइंग फॉर द कंपनी, ये जो डॉक्यूमेंट होता है, ये डिवेंचर का जो पैसा होता है वो कंपनी के लिए एक तरीके का बोरोइंग्स होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर काउंट करते हैं हम लोग इसे। तो बोरोइंग्स फॉर द कंपनी सिक्योर्ड बाय द चार्ज ऑन एसेट, ये इन्वेस्टर के पर्पस से जो है, अगर आप इनके इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसे देखते हैं तो डिवेंचर जो होता है वो बहुत सिक्योर्ड होता है। एक्चुअल में इस तरीके से सिक्योर होता है, जैसे मैं एज अ कंपनी हूँ और मैंने किसी पब्लिक से पैसा लिया हुआ है और मैंने उनको डिवेंचर दिए हुए हैं, तो उनको जो है मैं ये बोलूँगा कि भाई साहब ये एक हमारी बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग जो है ये चार्ज अगेंस्ट डिवेंचर है। मतलब इसको अगर आप बाई चांस में पैसे नहीं पे कर पाता हूँ तो आप इस मशीनरी को बेच देना या इस बिल्डिंग को बेच देना, जो भी हमने एसेट रखी हुई है, और वो पैसे रिकवर कर लेना। तो इसलिए जो है ये किसी न किसी एसेट के थ्रू जो है सिक्योर किए जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इस पे जो मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है डिवेंचर होल्डर को, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मतलब कंपनी को ये वाला इंटरेस्ट पे करना ही करना है हर हाल में, चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। कंपनी अगर नहीं पे करती तो इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं डिवेंचर के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर के अंदर ये 8 टाइप ऑफ डिवेंचर होते हैं, जनरली 8 टाइप ऑफ डिवेंचर होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहला है आपका सिक्योर डिवेंचर। सिक्योर डिवेंचर ऐसे डिवेंचर होते हैं बच्चे जिसको किसी एसेट के थ्रू सिक्योर कराया गया। जैसे अभी मैंने बोला था कि जिस डिवेंचर जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट किसी एसेट के चार्ज में होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो है सिक्योर्ड होते हैं, ये ज़्यादा सेफ होते हैं। अनसिक्योर्ड डिवेंचर ऐसे डिवेंचर होते हैं जिनको किसी एसेट के थ्रू जो है चार्ज नहीं किया गया है, मतलब या सिक्योर नहीं किया गया है। अनसिक्योर्ड डिवेंचर, लोग अनसिक्योर्ड डिवेंचर भी परचेज करते हैं, ठीक है। अगला है रिडीमेबल डिवेंचर। ऐसे डिवेंचर जो एक टाइम पीरियड के बाद रिडीम हो सकते हैं। हालांकि ऐसा है कि गवर्नमेंट ने इसका रूल निकाला हुआ है कि आपको डिवेंचर रिडीम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ये जो डिवेंचर होते हैं वो क्या होते हैं? रिडीमेबल डिवेंचर होते हैं, जो एक टाइम पीरियड के बाद रिडीम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब रिडीम मतलब पैसे वापस कर दिए जाते हैं। इररिडीमेबल डिवेंचर जो कि नहीं रिडीम होते हैं, जनरली ये वाले डिवेंचर इशू नहीं होते, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डिवेंचर के पैसे जो है एक टाइम पीरियड के बाद वापस करने ही होते हैं एज ए गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रजिस्टर्ड डिवेंचर कौन से होते हैं? रजिस्टर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, REGIST होगा, ठीक है। रजिस्टर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिनके डिवेंचर होल्डर जिसके नाम पे डिवेंचर इशू हो रखे होते हैं, उन डिवेंचर होल्डर्स को जो है अपना नाम कंपनी की रजिस्टर में, एक कंपनी जो है डिवेंचर होल्डर्स का रजिस्टर मेंटेन करती है, उस रजिस्टर के अंदर अपना नाम जो है वो कहते हैं एडमिट कराया हुआ हो या फिर नाम दर्ज करवा रखा हो वहाँ पे, ठीक है जी। बियर डिवेंचर कौन से होते हैं? ऐसे डिवेंचर जिन डिवेंचर को जो बियर करेगा उसी को इंटरेस्ट मिल जाएगा। मतलब ये पर्टिकुलर किसी बंदे का नहीं होते, ठीक है, ये जिसके पास होंगे उनको इंटरेस्ट मिल जाएगा। जबकि रजिस्टर्ड डिवेंचर के अंदर क्या होता है
कि जिसके नाम से रजिस्टर्ड होंगे डिवेंचर उसी को ही उसी के अकाउंट में जो है इंटरेस्ट आता है। और बियरर डिवेंचर के अंदर जिसके पास डिवेंचर होता है, इनको एक्चुअल में इस तरीके के डिवेंचर होते हैं, इसके अंदर कूपन्स लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और जब भी टाइम आता है इंटरेस्ट पेमेंट करने का तो कंपनी ये कूपन फाड़ के एक रख लेती है और उसके बदले जो है इंटरेस्ट देते हैं। हालांकि अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है, बट जब पहले नॉन डीमेट में होता था, अभी तो डीमेट हो गया है, तो नॉन डीमेट में होता था तो उसमें जो है ये पर्ची कूपन फाड़ के रख लेती थी और उसके बदले इंटरेस्ट दे देती थी। बट अगर रजिस्टर्ड है तो उसमें उसी पर्टिकुलर बंदे को मिलेगा जिसके नाम से डिवेंचर जो है रजिस्टर्ड हो रखे हैं। अच्छा, अगला है कन्वर्टेबल डिवेंचर। ऐसे डिवेंचर होते हैं जो एक टाइम पीरियड के बाद कन्वर्ट होकर के इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कन्वर्ट अपनी मर्जी से करा सकते हो या कंपनी कर देती है। ये होते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होता है कि ऐसे डिवेंचर हैं इनकम, इसको आप एक टाइम पीरियड के बाद कन्वर्ट नहीं करा सकते, इसको रिडीम ही कराना पड़ेगा, मतलब इसके पैसे वापस ही मिलेंगे, ठीक है। ये डिवेंचर ही रहेंगे, फ्यूचर में कभी चेंज होकर के इक्विटी या प्रेफरेंस नहीं बन सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर्स। तो डिफरेंस पढ़ेंगे बेसिस के भी पर, ठीक है। तो पहला बेसिस है आपका डिवेंचर और शेयर्स के बीच में। तो ऑनरशिप, डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के सिर्फ क्रेडिटर की तरह होते हैं, वो कंपनी को पैसा देते हैं और उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी मालिक नहीं होते हैं, ये हमारे लेंडर होते हैं, कंपनी के एक तरीके से उधार देने वाले, ठीक है, जिनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो है पैसा वापस कर दिया जाता है। जबकि ऑनरशिप के भी पे अगर शेयर में देखें तो इट इज़ अ कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी की कैपिटल मतलब ये पूंजी होती है, मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा होता है, ठीक है। और ये कहलाते हैं मालिक। जो एक्चुअल फॉर्म में जो कंपनी के मालिक होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही होते हैं। प्रेफरेंस शेयर वाले भी जनरली नहीं होते क्योंकि उनको भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है, बट इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो मेन मालिक होते हैं। रिटर्न के भी पे बात करें तो डिवेंचर पे मिलता है आपको इंटरेस्ट, और जो कि फिक्स्ड रेट होता है, और जब इशू ऑफ डिवेंचर, जब डिवेंचर इशू किया जाता है उसी टाइम पर इसको फिक्स्ड कर दिया जाता है। एक्चुअल में ये इशू ही इस तरीके से होते हैं, जैसे मैंने कहा ऐसे 9% डिवेंचर, तो इनका नाम इसके साथ ही जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होता है, ठीक है। जबकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं या शेयर्स जो होता है उसके ऊपर जो है डिविडेंड मिलता है, ठीक है, डिविडेंड मिलता है, ठीक है। डिविडेंड लाभांश होता है, मतलब कंपनी में लास्ट में जितने भी खर्चे होते हैं सारे पे करने के बाद, डिवेंचर को पेमेंट देने के बाद, बैंक लोन पे इंटरेस्ट देने के बाद जो लास्ट में जितना ही बचता है वो सारा का सारा शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है, ठीक है। इशू एट डिस्काउंट के बारे में बात करें तो डिवेंचर्स जो है वो डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब है कंपनी को नुकसान है एक तरीके से। अगर 100 रुपये का डिवेंचर है, आप 80 रुपये पे इशू कर रहे हो, तो आप पेमेंट तो 100 रुपये की करोगे जब फ्यूचर में जब पेमेंट करोगे, बट अभी आपको मिल कितने रहे हैं, 80 रुपये मिल रहे हैं, तो ये डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब हो गया। बट शेयर जो होते हैं वो कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते, क्योंकि कंपनी कहती है कि अगर आपको डिस्काउंट पे इशू करना पड़ रहा है इसका मतलब आप पब्लिक को लालच दे रहे हो, और लालच देने का मतलब ये हो गया कि आप अभी उस कैपेबिलिटी के अंदर नहीं हो, मतलब आप इतनी, आपकी कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी नहीं है कि लोग आपको आपके शेयर का जो शेयर जो है वो एक मतलब जो जितनी वैल्यू उस वैल्यू पे उसको खरीद पाए। इसका मतलब क्या है कि आपकी कंपनी की गुडविल अभी अच्छी नहीं है। तो अगर कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है तो आप पब्लिक से पैसे नहीं उठा सकते, आप इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन है, ठीक है। तो डिस्काउंट शेयर जो होते हैं वो कंपनी, वो गवर्नमेंट कहती है, सेबी कहती है कि आप जो है शेयर्स को जो है डिस्काउंट पे इशू कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। आगे है सिक्योरिटी। तो भाई डिवेंचर तो मैंने अभी आपको बताया था कि डिवेंचर जो है सिक्योर होते हैं, किसी न किसी एसेट के थ्रू सिक्योर किए जाते हैं। वो सिक्योर करने का तरीका भी बताया था आपको मैंने कि वो जो कोई ना कोई एसेट जो है चार्ज कर दी जाती है इसके अगेंस्ट जो है, ठीक है, इससे सिक्योर्ड होते हैं। शेयर्स जो होते हैं वो सिक्योर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अगर कंपनी को लॉस हुआ, एक्चुअल में इक्विटी शेयर या शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, और अगर कंपनी को लॉस हुआ तो शेयर होल्डर को भी लॉस हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसी वजह से जो है सिक्योर नहीं होते, ठीक है, ये किसी एसेट के थ्रू सिक्योर नहीं किए जाते हैं। अगला है आपका कन्वर्टेबिलिटी के भी आप पर। तो कन्वर्टेबिलिटी, डिवेंचर जो होते हैं वो कन्वर्ट कराए जा सकते हैं। अगर स्टार्टिंग से अगर आपने कन्वर्टेबल डिवेंचर परचेस किए हैं तो उसको आप कन्वर्ट करा सकते हो एक टाइम पीरियड के बाद इक्विटी या प्रेफरेंस में, ठीक है। जबकि शेयर कभी भी कन्वर्ट नहीं कराए जाते, पूरी लाइफ टाइम में कभी कन्वर्ट नहीं कराए जाते। एक बार अगर इक्विटी की फॉर्म में इशू किए गए हैं तो वो इक्विटी की फॉर्म में ही रहेंगे, ठीक है जी। अगला है वोटिंग राइट्स।
वोटिंग राइट के बिहाफ पर अगर देखें तो डिवेंचर होल्डर को कभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलता। मैंने पहले पॉइंट में बताया, ये डिवेंचर होल्डर जो होते हैं मालिक नहीं होते, और जब मालिक ही नहीं है तो वोटिंग राइट्स भी नहीं मिलेंगे। तो डिवेंचर होल्डर को कभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर मालिक होते हैं, इस वजह से इनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रिस्क। रिस्क के बिहाफ पे देखें तो डिवेंचर होल्डर को जो है रिस्क कम होता है। डिवेंचर में पैसा लगाना रिस्की नहीं होता है, क्योंकि डिवेंचर एक तरीके का लोन होता है और वो कंपनी के लिए कंपलसरी होता है कि पैसा आपको वापस करना ही है। ठीक है, तो ऐसे में जो है ये रिस्की नहीं होता, या फिर बहुत ही कम रिस्क होता है। अगर रिस्क होता भी है तो बहुत कम रिस्क होता है। ठीक है, जबकि शेयर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्की होते हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, वैल्यू बढ़ती घटती रहती है। या फिर अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो ही पैसा देगी, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो नहीं देगी। ठीक है, और इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। इस वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की होते हैं। प्रायोरिटी टू पेमेंट के बारे में बात करते हैं। तो भाई पेमेंट करते टाइम आपको ये देखी जाएगी, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको स्टार्टिंग से पेमेंट कैसे। जैसे आपका सबसे पहले P&L बनता है, फिर P&L के बाद P&L एप्रोप्रिएशन बनता है, तो उसमें से लास्ट में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकल करके आता है। तो पहले तो उसमें से सबसे पहले ही आपका P&L के अंदर ही इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये पहले ही दे दिया जा चुका होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है डिवेंचर होल्डर को पहले ही इंटरेस्ट पे किया जा चुका है, तो इंटरेस्ट की पेमेंट इनको पहले की जाती है। इसी तरीके से अगर आपकी पेमेंट, अगर कंपनी के पैसे वापस करने की बारी आएगी तो डिवेंचर होल्डर को ही पहले पैसे वापस किए जाएंगे, क्योंकि शेयर होल्डर तो मालिक है, इनको हमेशा लास्ट में पैसे वापस किए जाते हैं। तो इनको कोई प्रायोरिटी नहीं होता, इवन इनको सबसे लास्ट में पैसे वापस किए जाते हैं। ठीक है, रीपेमेंट के बारे में बात करते हैं। तो रीपेमेंट जो है इनका ड्यू डेट होती है, जब इनको इशू किया जाता है उसी समय एक स्पेसिफिक डेट होती है, उस स्पेसिफिक डेट पे इनको पैसे वापस कर दिए जाते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जबकि इक्विटी शेयर जो होते हैं या शेयर होल्डर शेयर्स के जो पैसे होते हैं वो लाइफ टाइम में कभी भी वापस नहीं किए जाते हैं। सिर्फ कंडीशन तब आती है जब कंपनी को बंद किया जाता है। वाइंडिंग अप के केस में जो है, अगर कंपनी जो है बंद हो रही है तो उसी सिचुएशन में पैसे वापस किए जाते हैं। और इवन ऐसा होता है कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप के केस में आ गई है तो 90% केसेस तो ऐसे होंगे जिसमें कंपनी इक्विटी शेयर के पैसे वापस करने के हालात में ही नहीं होती है, तो वो पैसे वापस ही नहीं कर पाती है। इस वजह से कहा जाता है कि वो जो शेयर्स के जो पैसे होते हैं वो कभी वापस नहीं किए जाते। एक बार पैसे अगर शेयर की फॉर्म में कंपनी ने पैसे ले लिए आपसे, तो वो ले लिए, वो कभी वापस नहीं करेगी, उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। ठीक है, और अब थोड़े से ये एक दो पॉइंट रह गए हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और हमारा थ्योरी पोर्शन जो है वो इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 39 है, सेक्शन 39 सब सेक्शन 1, और ये लगता है आपका कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75% का होना ही चाहिए। एक्चुअल में मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है, मतलब इसका ये होता है कि जब आपने डिवेंचर इशू किया तो उस समय पे जितने के भी डिवेंचर, जैसे कि मान के चलिए कि आपने 1 लाख रुपए के डिवेंचर इशू कर दिए, वो कुछ भी हो सकता है, 1000 डिवेंचर @100 ईच, इस तरीके से हो सकता है। तो 1 लाख रुपए के डिवेंचर आपने इशू कर दिए, तो मार्केट में कम से कम विदिन 30 डे का टाइम होता है, कम से कम आपके 75% डिवेंचर सोल्ड हो जाने चाहिए। मतलब पब्लिक आपके 75% डिवेंचर सोल्ड हो जाए। ठीक है, ये होता है आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर नहीं हो पाते 75% का क्राइटेरिया अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो गवर्नमेंट, सेबी कहती है, जब भी मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो इसका मतलब सेबी की बात हो रही है। ठीक है, तो सेबी कहती है कि आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप अपना ट्रस्ट पब्लिक के ऊपर बना पाए हैं, इसलिए आपको सारे के सारे पैसे नेक्स्ट 30 डे के अंदर वापस करने पड़ते हैं। मतलब समझ आया मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब? अगर आपने 1 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए, अबे यार बीच में से डिस्टर्ब किया है तुमने, जाओ भागो यहाँ से। अब लो तो भैया। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन में अगर आपने 1 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए हैं तो उसका मतलब 75% मतलब 75,000 75,000 के जो डिवेंचर हो वो
पब्लिक के द्वारा 30 डेज़ के अंदर अंदर में परचेज कर लिए जाने चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपको सारे के सारे पैसे जितने भी अभी तक आए हुए हैं वो सारे के सारे पैसे विद इन नेक्स्ट 30 डे के अंदर वापस करने होते हैं। इसे कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया। ठीक है, सेक्शन 39 कंपनी एक्ट 2013 ये कहती है कि भाई आपको 75% तो कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। ये हो गया आपका। अगला टॉपिक था कि वेयर टू शो इन द बैलेंस शीट। भाई बैलेंस शीट के अंदर डिवेंचर को कैसे शो किया जाता है। तो अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो, ये जो आपका कंपनी एक्ट के तहत जो बैलेंस शीट बनती है इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर दिखाना होता है। किसमें? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ये हमारा थ्योरी पोर्शन हो गया और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिवेंचर जो है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरीके से इनको इशू किया जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग और बने रहें साथ में। आगे की वीडियोस लगातार कोशिश करेंगे बनाने की कि जितना जल्दी हो सके आपका सेकंड टर्म का जो सिलेबस है सीबीएसई के हिसाब से जो बोर्ड का, ठीक है, उसे मैं साथ के साथ जो है कंप्लीट कराता चलूँगा।